वैसे तो मुझे पता है कि तुम्हारे लाइफ में एक भी क्वीन नहीं है, बट इस लेक्चर के अंदर मैं एक साथ चार चार क्वींस के साथ डील करूंगा, क्योंकि आज हम एंड क्वींस प्रॉब्लम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि चेस क्या होता है। मे बी उन लोगों के लिए जिन लोगों को चेस क्या होता है नहीं पता, तो जिन लोगों को नहीं पता कि ये क्या होता है, बेसिकली चेस एक गेम होता है। चेस ये जो गेम है इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स जैसे कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, प्यादा, क्वीन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बाकी के एलिमेंट्स से हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। हमें जिन चीजों से लेना देना है वो है क्वीन, हाथी और ऊंट। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम लोग को बताता हूं कि हाथी और ऊंट कैसे चलते हैं। ओके, बट उससे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो चेस होता है वो बेसिकली एक 8x8 मैट्रिक्स होता है। अब अगर हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर 8 क्वींस है तो हम उस 8x8 मैट्रिक्स का यूज करते हैं। बट फिलहाल मैं 8 क्वींस के साथ एक साथ डील नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट हम 4 क्वींस के साथ क्योंकि डील कर रहे हैं इसलिए हम 4x4 मैट्रिक्स का यूज करेंगे। और नॉर्मली यही होता है, उसका टेंशन मत लो। एग्जाम में भी नॉर्मली 4 क्वींस के साथ ही तुम्हें डील करना होता है। ओके, और अगर 8 क्वींस का भी प्रॉब्लम आता है तो 4 क्वींस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम वो प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। डोंट वरी। ओके, तो अभी क्योंकि हम 4 क्वींस के साथ एक साथ डील कर रहे हैं इसलिए इंस्टेड ऑफ 8x8 मैट्रिक्स हम 4x4 मैट्रिक्स लेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बताता हूं कि हाथी और ऊंट कैसे चलता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा जो हाथी है वो यहां पे है। हमारा जो 4x4 मैट्रिक्स है उसके अंदर ये डब्बे होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारा हाथी है वो इस डब्बे पे है। अब हाथी जो वो कैसे चलता है, वो या तो हॉरिजॉन्टली चलता है या तो वर्टिकली चलता है। हाथी जो होता है वो या तो हॉरिजॉन्टली चलता है या तो वर्टिकली चलता है। मतलब ये जो हाथी है वो या तो ऐसे जा सकता है या तो ऐसे जा सकता है। फिलहाल वो यहाँ पे है, ये हाथी है, हाथी ऐसे चलता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू चेस, तुम ये समझ गए कि हाथी कैसे चलता है। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ऊंट कैसे चलता है। जो हमारा ऊंट होता है वो या तो आड़ा चलता है या तो टेढ़ा चलता है। ठीक है, मतलब अगर सपोज हमारा ऊंट यहाँ पे है तो या तो वो ऐसे आड़ा चलेगा या तो वो ऐसे टेढ़ा चलेगा। ओके, तो ऊंट ऐसे चढ़ता है। अब हम ये समझते हैं कि क्वीन कैसे चलती है व्हेन इट कम्स टू चेस। जो हमारी क्वीन होती है वो हॉरिजॉन्टली भी चलती है, वो वर्टिकली भी चलती है, वो आड़ी भी चलती है, वो टेढ़ी भी चलती है। मतलब अगर सपोज हमारी क्वीन यहाँ पे है तो वो हॉरिजॉन्टली भी चल सकती है, वो वर्टिकली भी चल सकती है, वो आड़ी भी चल सकती है और वो टेढ़ी भी चल सकती है। मेरे भाई, उसको जैसे चलना है वैसे वो चल सकती है। इन 4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो बेसिकली क्वीन कैसे चलती है तुम लोग को पता चल गया। आड़ी, टेढ़ी, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली ऐसे चल सकती है वो। ओके, अब व्हेन इट कम्स टू एंड क्वींस प्रॉब्लम या व्हेन इट कम्स टू ऐसा सिचुएशन जहां पे हमारे पास 4 क्वींस है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होता है कि हमें एक 4x4 मैट्रिक्स दिया जाता है और हमें इन 4 क्वींस को इस 4x4 मैट्रिक्स के अंदर इस तरीके से फिट करना है ताकि कोई क्वीन दूसरे क्वीन पे अटैक ना कर सके। अब तुम लोग बोलोगे कि अटैक ना कर सके, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी क्वीन 3 यहां पे है और हमारी क्वीन 4 यहां पे है। ये एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के रास्ते में आ रही है। क्वीन यहाँ पे जा सकती है क्योंकि क्वीन जो है वो आड़ी टेढ़ी चल सकती है, मैंने तुम लोग को बोला था। तो अगर क्वीन यहाँ पे चली गई, यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वीन है तो अटैक हो जाएगा ना। अगर लेट्स से क्वीन 2 यहाँ पे है तो भी अटैक हो जाएगा, नहीं हो सकता क्योंकि क्वीन 2 यहाँ पे आ सकती है तो क्योंकि वो आड़ी टेढ़ी चल सकती है तो वो भी अटैक हो गया। अगर लेट्स से क्वीन 1 यहाँ पे है तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं क्योंकि क्वीन जो है वो वर्टिकली चल सकती है, मैंने तुम लोग को बोला था। राइट, बट ये अटैक करना हो गया बाय द वे। ठीक है, अब अटैक नहीं करना क्या होता है वो मैं तुम लोग को बताता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी जो क्वीन 1 है वो यहाँ पे है और हमारी जो क्वीन 2 है वो यहाँ पे है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो क्वीन 1 है
वो या तो ऐसे चलेगी, या तो ऐसे चलेगी, या तो ऐसे चलेगी, या तो ऐसे चलेगी, राइट। और जो क्वीन टू है वो या तो ऐसे चलेगी, या तो ऐसे चलेगी, या तो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे, या तो ऐसे। मतलब बेसिकली कोई भी किसी के रास्ते में नहीं आ रहा है, जो कि यहां पे हो रहा था जब लेट्स से क्वीन वन यहाँ पे और क्वीन टू यहाँ पे। जैसे कि तुम देख सकते हो दोनों एक दूसरे के रास्ते में आ रहा है, यहाँ पे कोई भी क्वीन दूसरे क्वीन के रास्ते में नहीं आ रही है। तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू एन क्वींस प्रॉब्लम, या व्हेन इट कम्स टू दैट प्रॉब्लम जहां पे हमारे पास चार चार क्वींस है, तो हमें इन चार क्वींस को इस 4x4 मैट्रिक्स के अंदर इस तरीके से फिट करना है कि कोई भी क्वीन दूसरे क्वीन के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रास्ते में आ गई तो वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करेगी। हमें ये नहीं चाहिए। हमें इस तरीके से इन चार क्वींस को इस मैट्रिक्स के अंदर फिट करना है कि कोई भी क्वीन दूसरे क्वीन के ऊपर अटैक ना कर सके मेरे भाई। और ये हमें करना है बैक ट्रैकिंग की मदद से। अब वो कैसे करते हैं वो मैं तुम लोग को बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं। अब अभी अभी मैंने तुम लोग को ये बोला था कि इन चार क्वींस को हमें इस 4x4 मैट्रिक्स के अंदर इस तरीके से फिट करना है कि कोई भी क्वीन दूसरे क्वीन के ऊपर अटैक नहीं करनी चाहिए, राइट। ये हमें करना है इन तीन रूल्स को कंसिडर करके। ये तीन रूल्स क्या कहते हैं? सबसे पहला रूल, दो क्वींस सेम रो या सेम कॉलम में नहीं हो सकती। मतलब अगर एक क्वीन यहाँ पे है और दूसरी क्वीन यहाँ पे है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्वींस सेम कॉलम में है। और लेट्स से फॉर एग्जांपल एक क्वीन यहाँ पे और दूसरी क्वीन यहाँ पे है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो जो क्वींस है वो सेम रो में है। सिंपल एज दैट। दो क्वींस सेम रो या सेम कॉलम में नहीं हो सकते, राइट। दूसरा रूल, हर एक रो के साथ उसके रो नंबर की क्वीन एसोसिएटेड होनी चाहिए। मतलब हमारे पास चार क्वीन थी, क्वीन वन, क्वीन टू, क्वीन थ्री, क्वीन फोर, और हमारे पास चार रोज भी है, रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर, राइट। तो अगर हम क्वीन वन के साथ डील कर रहे हैं तो क्वीन वन को हम रो वन के ही किसी एक डब्बे में बिठा सकते हैं। अगर हम क्वीन थ्री के साथ डील कर रहे हैं तो क्वीन थ्री को रो थ्री के ही किसी एक डब्बे के अंदर हम बिठा सकते हैं। दैट वेयर स्टफ, ठीक है। एंड रूल नंबर 3, ये रूल इंपॉर्टेंट है, डायगोनल अटैक नहीं हो सकता, एंड अगर हुआ तो बाउंडिंग फंक्शन लगा के नोड को किल कर दिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पहले चालू कर देते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे इन चार क्वींस को इस 4x4 मैट्रिक्स के अंदर फिट करेंगे इस तरीके से कि कोई भी क्वीन दूसरे क्वीन के ऊपर अटैक ना कर सके, ये हम करेंगे एक स्टेट स्पेस ट्री की मदद से। स्टेट स्पेस ट्री या जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर हम बनाने वाला है, तो वो जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली स्टार्ट होगा एक नोड से। ओके, ये होगा हमारा इनिशियल नोड। सबसे पहले हम क्वीन वन को कंसिडर करेंगे। क्वीन वन को हम सबसे पहले कॉलम वन में बिठाएंगे, ठीक है। क्वीन वन को अगर हमने कॉलम वन में बिठाया तो उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम ऐसे लिखते हैं, x1 यानी कि क्वीन वन इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्वीन वन को हमने कॉलम वन के अंदर बिठाया। अगर क्वीन वन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये अज्यूम्ड है कि उसको हम रो वन में कहीं ना कहीं बिठाने वाला है, ठीक है। तो रो के बारे में हमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि क्वीन वन को अगर हमने यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब वो रो वन में ही किसी ना किसी डब्बे के अंदर बैठने वाले है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसीलिए x1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्वीन वन को हमने कॉलम वन के अंदर बिठाया, राइट। तो क्वीन वन को अगर हमने कॉलम वन के अंदर बिठाया है तो क्वीन टू को हम कहां पे बिठा सकते हैं? क्वीन टू को हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि ये सेम रो के अंदर है। तो इसीलिए क्वीन टू को हम यहाँ पे बिठा के देखते हैं। क्वीन टू को अगर हमने यहाँ पे बिठाया तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वीन टू को यानी कि x2 को हमने कॉलम टू के अंदर बिठाया। अब अगर क्वीन टू को हमने कॉलम टू के अंदर बिठाया तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये क्वीन इस क्वीन के ऊपर अटैक कर सकती है। तो यहाँ पे ये रूल देखो, डायगोनल अटैक नहीं हो सकता, एंड अगर हुआ तो बाउंडिंग फंक्शन लगा के हम नोड को किल कर देंगे। यहाँ पे डायगोनल अटैक हुआ है तो हम बाउंडिंग फंक्शन लगाएंगे और इस नोड को किल कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करने वाले हैं, और वो ट्रिक ये है कि अगर दो क्वींस एक कॉलम में आ रही है तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली,
बट अगर दो क्वींस ऐसे डायगोनली आ रही है, आमने सामने ऐसे आड़े तरीके से, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो नोड बनेगा फिर उस नोड को हम कट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे बाउंडिंग फंक्शन अप्लाई करके। ये रूल यूज में लाएंगे हम लोग और इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। और अगर तुम्हारे मन में ये डाउट है कि बाउंडिंग फंक्शन क्या होता है, तो वो तुम्हें अभी समझने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये समझने की जरूरत है। बाउंडिंग फंक्शन अगर तुम्हें समझना है तो उसके लिए तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर हम सेपरेट लेक्चर बना देंगे। राइट नाउ यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड दिस, जो मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूं वो। तो अभी क्वीन टू जो है वो यहाँ पे नहीं बिठा सकते। अब अगर क्वीन टू को हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते तो हम क्वीन टू को यहाँ पे बिठा के देखते हैं। तो क्वीन टू को हम कॉलम 3 के अंदर बिठा के देखते हैं, यानी कि x2 यानी कि क्वीन टू को हमने कॉलम 3 के अंदर बिठाया। अब अगर क्वीन 2 को हमने यहाँ पे बिठाया है तो क्वीन 3 को हम कहाँ पे बिठा सकते हैं? अब अगर क्वीन 2 को हमने यहाँ पे बिठाया है तो सबसे पहले देखो कि क्या हम यहाँ पे क्वीन 2 को बिठा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्वीन 2 को बिठाया है तो क्या ये दो क्वींस एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लायक है? उस पोजीशन में है क्या ये दो क्वींस? एंड द आंसर इज नो। दोनों क्वींस एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। देख लो, रो कॉलम आड़ा टेढ़ा नहीं अटैक हो रहा है, रो कॉलम आड़ा टेढ़ा नहीं अटैक हो रहा है। ठीक है, मतलब ये हम कर सकते हैं। तो अगर हमने क्वीन 2 को यहाँ पे बिठाया तो अभी हम क्वीन 3 को कहाँ पे बिठा सकते हैं? क्वीन 3 को हम यहाँ पे और यहाँ पे तो नहीं बिठा सकते क्योंकि ये स्ट्रेट अवे कॉलम के अंदर आ रहा है, तो कॉलम के अंदर तो नहीं हो सकता। हम क्वीन 3 को यहाँ पे और यहाँ पे बिठा के देख सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे भी नहीं बिठा सकते, बट लिखने के लिए हम जो डायगोनल वाले बॉक्सेस है वो लिखते हैं, क्योंकि डायगोनल वाले बॉक्सेस लिख के इस रूल के हिसाब से हम उसे बाउंडिंग फंक्शन लगा के किल कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारी क्वीन 3 है उसको हम यहाँ पे और यहाँ पे बिठा के देखते हैं सबसे पहले। तो क्वीन 3 जो है उसको सबसे पहले यहाँ पे बिठाते हैं, यानी कि सेकेंड कॉलम के अंदर बिठा रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है, इसीलिए बाउंडिंग फंक्शन लगा के इस नोड को हम किल कर देंगे। अब क्वीन 3 को अगर हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि अटैक हो रहा है, तो इसलिए क्वीन 3 को हम यहाँ पे बिठा के देखते हैं। तो क्वीन 3 को हमने फोर्थ कॉलम के अंदर बिठाया, जो कि अगेन नहीं हो सकता क्योंकि डायगोनल अटैक हो रहा है। ठीक है, तो क्वीन 3 को हम इन दोनों जगहों पे नहीं बिठा सकते। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि क्वीन 3 इन चारों डब्बों में से कहीं पे भी नहीं बैठ सकती। इसका मतलब ये जो ब्रांच है वो आगे जा ही नहीं सकता, ये भी ब्रांच है वो आगे जा ही नहीं सकता, ये ब्रांच खत्म हो गया है। तो अभी क्योंकि ये ब्रांच खत्म हो गया है इसलिए हम बैक ट्रैक करेंगे, यहां से यहां पे जाएंगे, यहां से यहां पे जाएंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि अगर जो हमारी क्वीन 2 है उसको हमने सेकेंड कॉलम पे बिठाया, कुछ नहीं हुआ, थर्ड कॉलम पे बिठाया, कुछ नहीं हुआ, उसको हम फोर्थ कॉलम पे बिठा के देखते हैं। x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, x2 इज इक्वल टू 4, मतलब क्वीन 2 को हमने फोर्थ कॉलम के ऊपर बिठाया। क्या हम बिठा सकते हैं? अंदर आंसर इज यस, बिठा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर क्वीन 2 फोर्थ कॉलम पे है तो हम क्वीन 3 को कहाँ कहाँ पे बिठा सकते हैं। अगर क्वीन 2 फोर्थ कॉलम पे है तो क्वीन 3 को हम यहाँ पे और यहाँ पे तो नहीं बिठा सकते, या तो यहाँ पे बिठा सकते हैं या तो यहाँ पे बिठा सकते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पे बिठा के देखते हैं। क्वीन 3 जो है x3 इज इक्वल टू सेकेंड कॉलम। अगर x3 सेकेंड कॉलम पे है, मान लेते हैं कि क्वीन 3 यहाँ पे, ओके, तो बैठ सकती है क्योंकि कहीं से भी अटैक किसी को कोई कर नहीं सकता, राइट। तो क्वीन 3 यहाँ पे बैठ सकती है। अब अगर क्वीन 3 यहाँ पे बैठी हुई है तो क्वीन 4 कहाँ पे बैठ सकती है? क्वीन 4 जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे तो नहीं बैठ सकती, यहाँ पे बिठा के देखते हैं। तो क्वीन 4 जो है वो x4 इज इक्वल टू यहाँ पे बिठा के देख रहे हैं, राइट, यानी कि थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम पे भी नहीं बैठ सकती क्वीन 4, क्योंकि देखो
ये डायगोनल अटैक हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्रॉस करके हम यहाँ पे लिखेंगे बाउंडिंग फंक्शन, यानी कि बी। बाउंडिंग फंक्शन यूज करके हमने क्वीन 4 को यहाँ पे नहीं बैठने दिया क्योंकि वो बैठ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे भी ये ब्रांच यूजफुल नहीं है, तो इसलिए हम बैक ट्रैक करेंगे। क्वीन 3 को हम और कहाँ कहाँ पे बिठा सकते हैं? क्वीन 3 को हम यहाँ पे बिठा सकते थे, तो यहाँ पे बिठा के देखते हैं। ठीक है, तो क्वीन 3 अगर x3 इज इक्वल टू थर्ड कॉलम, अगर क्वीन 3 थर्ड कॉलम पे है तो क्वीन 4 कहाँ कहाँ पे बैठ सकती है? तो सबसे पहले देखो कि क्या क्वीन 3 थर्ड कॉलम पे बैठ सकती है, एंड द आंसर इज नो, नहीं बैठ सकते क्योंकि डायगोनल अटैक हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए इस नोड को हम किल कर देंगे और नीचे लिखेंगे बी। बाउंडिंग फंक्शन लगा के हमने इस नोड को किल कर दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे क्वीन 3 जो है वो आगे नहीं जा सकती, इसीलिए हम बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। क्वीन 2 जो है वो 2 पे भी बैठ चुकी है, 3 पे भी बैठ चुकी है, 4 पे भी बैठ चुकी है, नहीं हो रहा है, इसलिए हम और बैक ट्रैक करेंगे। क्वीन 1 का ही पोजीशन चेंज कर देंगे। हमारा क्वीन 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम पे बैठा था बट कुछ हुआ नहीं, इसलिए अब हमारे क्वीन 1 को हम सेकेंड कॉलम पे बिठाएंगे। तो x1 यानी कि क्वीन 1 इज इक्वल टू 2 यानी कि सेकेंड कॉलम। तो अब हम क्वीन 1 को सेकेंड कॉलम के अंदर बिठाएंगे और देखेंगे कि क्या अब चीजें हो पा रही है, क्या अब चारों क्वींस हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि एक क्वीन दूसरे क्वीन के ऊपर अटैक ना कर पाए। तो हमने हमारे क्वीन 1 को सेकेंड कॉलम पे बिठा दिया। अब अगर हमने हमारे क्वीन 1 को सेकेंड कॉलम पे बिठाया है तो क्वीन 2 को हम कहाँ कहाँ पे बिठा सकते हैं? क्वीन 2 को हम यहाँ पे तो नहीं बिठा सकते, हम या तो यहाँ पे बिठा सकते हैं, यहाँ पे बिठा सकते हैं, या यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बिठा के देखते हैं। तो x2 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम, राइट। तो बेसिकली क्वीन 2 को हमने यहाँ पे बिठाया, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि डायगोनल ट्रैक हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्रॉस करके b लिख देंगे। अब अगर क्वीन 2 को यहाँ पे नहीं बिठा सकते तो यहाँ पे बिठा के देख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब x2 इज इक्वल टू थर्ड कॉलम, राइट। अब पहले तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि क्वीन 2 यहाँ पे बैठ नहीं सकती क्योंकि डायगोनल अटैक हो रहा है, तो इसीलिए क्वीन 2 यहाँ पे नहीं बैठ सकती है और इसीलिए इस नोड को हम किल कर देंगे और इधर बाउंडिंग फंक्शन यानी कि b लिख देंगे। अब अगर क्वीन 2 यहाँ पे बैठ नहीं सकती तो उसको हम यहाँ पे बिठा के देखते हैं, क्वीन 2, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x2 इज इक्वल टू फोर्थ कॉलम, राइट। अब अगर क्वीन 2 यहाँ पे है तो क्वीन 3 को हम कहाँ पे बिठा सकते हैं? क्वीन 3 को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं, यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि वो स्ट्रेट अवे आमने सामने हो जाएगा, यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वीन 3 को हम यहाँ पे बिठा के देखते हैं। तो x3 यानी कि क्वीन 3 इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम। अगर क्वीन 3 को हमने फर्स्ट कॉलम पे बिठाया, क्या हम बिठा सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। अगर उसको हमने यहाँ पे बिठाया तो कोई भी क्वीन दूसरे क्वीन के ऊपर अटैक नहीं कर पा रही है, फाइन, बिठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने क्वीन 3 को यहाँ पे बिठाया है तो क्वीन 4 को हम कहाँ कहाँ पे बिठा सकते हैं? क्वीन 4 को हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि स्ट्रेट अवे आमने सामने है, यहाँ पे भी नहीं बिठा सकते क्योंकि स्ट्रेट अवे अगेन आमने सामने है, यहाँ पे बिठा सकते हैं, यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि स्ट्रेट अवे आमने सामने है। तो इसलिए क्वीन 4 को हम यहाँ पे बिठा के देखते हैं। तो अगर हमने क्वीन 4 को यहाँ पे बिठाया तो इट वुड बी x4 इज इक्वल टू कॉलम 3, थर्ड कॉलम है, राइट। अब देखो कि क्या ये क्वींस एक दूसरे के ऊपर अटैक कर पा रहे हैं, एंड द आंसर इज नो। कोई भी क्वीन दूसरे क्वीन के ऊपर अटैक नहीं कर पा रही है। कैसे? ये जो क्वीन है वो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी और ऐसे चलेगी। क्या ये क्वीन किसी दूसरे क्वीन के ऊपर अटैक कर पा रही है? क्या इस क्वीन के रास्ते पे कोई आ रहा है? एंड द आंसर इज नो, नहीं आ रहा है। ये क्वीन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। क्या इस क्वीन के रास्ते पे कोई नहीं आ रहा है? कोई आ रहा है? एंड द आंसर इज नो, कोई नहीं आ रहा है। ये क्वीन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, ऐसे, ऐसे। क्या इस क्वीन के रास्ते पे कोई आ रहा है? एंड द आंसर इज नो, नहीं आ रहा है।
ये क्वीन ऐसे जाएगी, 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 ऐसे जाएगी। क्या इस क्वीन के रास्ते पे कोई आ रहा है? एंड द आंसर इज नो, कोई नहीं आ रहा है। मतलब हमें हमारा आंसर मिल चुका है, 2 4 1 3, ये हमारा आंसर है। मतलब इन चार क्वींस को अगर हम इस तरीके से इस 4x4 मैट्रिक्स के ऊपर फिट करेंगे तो कोई भी क्वीन दूसरे क्वीन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। अब सोल्यूशन तो तुम्हें मिल चुका है, बट इस सोल्यूशन को एक प्रॉपर तरीके से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। बट उससे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको हमारे नोट्स रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नाउ व्हेन इट कम्स टू सोल्यूशन, सोल्यूशन के पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि बैक ट्रैकिंग तुम्हें यह कहता है, अकॉर्डिंग टू बैक ट्रैकिंग तुम्हें वैसे तो सारे के सारे सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत है। मतलब सिर्फ ये एक सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस है जहां पे चार क्वींस जगहों पे है, XYZ जगहों पे है, और फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर पा रही है। ये उन कॉम्बिनेशंस में से एक कॉम्बिनेशन है, ये पहला कॉम्बिनेशन जो हमें मिला है। ठीक है, तो वैसे तो बैक ट्रैकिंग तुम्हें ये कहता है कि तुम्हें सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे ढूंढने हैं और वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस तुम्हारे सॉल्यूशंस होंगे। बट अगर तुम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस ढूंढने के लिए गए तो बहुत टाइम लगेगा, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसीलिए जो हमारी प्यारी सी यूनिवर्सिटी होती है, या जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, या जो तुम्हारा कॉलेज है, वो ये कहता है कि जो, क्योंकि पूरा का पूरा करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इंस्टेड ऑफ दैट जो तुम्हारा पहला सोल्यूशन है उसको ही तुम एज ए सोल्यूशन लिख लो चुपचाप। ठीक है, ये तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कहती है, तो हम वही करेंगे। राइट, तो हम वो कैसे करेंगे? देखो, यहां पे हम लिखेंगे आंसर ANS। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे X, ये तुम्हारी क्वीन 1, ये हमारी क्वीन 2, ये हमारी क्वीन 3 और ये हमारी क्वीन 4। यहाँ पे ऐसे एक डब्बा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और हमें हर क्वीन का कॉलम नंबर लिखना है। क्वीन 1 कौन से कॉलम पे है? सेकंड कॉलम पे। क्वीन 2 कौन से कॉलम में? 4 कॉलम पे। क्वीन 3 कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम पे। और क्वीन 4 जो है वो थर्ड कॉलम पे मेरे भाई। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है।